नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमने कुछ दिन पहले आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अगर कथन कारण की एक सीरीज़ निकाली जाए तो इस इनिशिएटिव को आप कैसे लेंगे, और आप सब ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। और आप सबके रिस्पांस के आधार पर हमने फैसला किया कि कथन कारण सीरीज़ का एक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के वर्तमान पैटर्न को देखते हुए, एग्ज़ाम के आयोग के करंट अप्रोच को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कथन कारण के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली आप लें। अगर आपने हाल में ही आयोजित आरओ की परीक्षा का पेपर देखा होगा तो लगभग 30 प्रश्न उसमें स्ट्रेट इसी फॉर्मेट पे थे, कथन कारण के। और ये एक बड़ा सरदर्द बना रहा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर इसको कवर कैसे करें, इसका सोर्स क्या है, और सोर्स है तो उसको कैसे एनालाइज करना है, क्वेश्चंस कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसमें से उनका निष्कर्षण कैसे करना है। तो आइए इसी सब पे चर्चा करेंगे हम, और इसको बहुत सीरियसली आपको लेना है, इस सीरीज़ को जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि रोज़ आपको, कोशिश क्या ही, कमिटमेंट है आपसे कि हम रोज़ आपको एक कैप्सूल के फॉर्म में ये 10, 15 या 20 मिनट का जो भी वीडियो बनता है उसके ज़रिए हम डेली कथन कारण के क्वेश्चंस आपके तैयार कराते जाएं हम अपने साथ साथ। ठीक है, तो उसी क्रम में सबसे पहले जब एनालाइज़ किया हमारी टीम ने कथन कारण के क्वेश्चंस को, तो ये चीज़ खुल के आई कि ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस का जो प्राथमिक स्रोत है वो है एनसीईआरटी, और वो भी प्राइमरीली ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी का अगर आप हिस्ट्री क्वेश्चंस देखेंगे बिपिन चंद्रा का, एज इट इज़ आपको उसमें से कथन कारण के क्वेश्चन, उनके स्टेटमेंट्स को कथन बना दिया और दूसरे स्टेटमेंट्स को कारण, और इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने कुछ वैसा ही आयोग का अप्रोच अपनाते हुए इस सीरीज़ को तैयार किया है आपके लिए। और एनसीईआरटी को कथन कारण का क्वेश्चन बेस बनाने का आयोग का एक रीज़न ये होता है कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं होती है इतिहास को लेके तो एनसीईआरटी के ज़रिए होती है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़रूरी भी है क्योंकि कई बार आप कॉन्सेप्ट के बेस पर फैक्ट को सही या गलत बता सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप पकड़ लेंगे कि ये फैक्ट सही है कि गलत है। तो आइए फिर इसी अप्रोच को अपनाते हुए, आयोग के इसी अप्रोच को हम बिल्कुल इम्बाइब करते हैं, आत्मसात करते हुए कथन कारण के क्वेश्चंस हल करते हैं। सबसे पहले हम उठाएंगे एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा का पहला चैप्टर, 18वीं सदी का भारत। तो 18वीं सदी के भारत में हमने उस पोर्शन को उठाया है फिलहाल, और उससे मैक्सिमम जितने कथन कारण के क्वेश्चन निकल सकते थे वो हमने बनाए हैं। और वो चैप्टर है 18वीं सदी का भारत। शुरुआत का जो पार्ट है वो है मुग़ल काल का पतन कैसे हुआ और अंग्रेज़ों का मार्ग कैसे प्रशस्त हुआ। तो अलग अलग शासक आए मुग़ल, ख़ासकर औरंगज़ेब के जाने के बाद 1707 से, किस तरह से पहले बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फ़र्रुख सियर, और इस तरह से मोहम्मद शाह तक, उसके बाद शाह आलम द्वितीय तक, किस तरह से ये पूरा क्रम चला पतन का, वो इसमें टैकल किया। और इससे जितने भी रिलेटेड कथन कारण के क्वेश्चन है सब इसमें हम लोग आज डील कर लेंगे मैक्सिमम। तो चलिए, पहला कथन कारण का क्वेश्चन है कि बहादुर शाह के शासनकाल में साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार रहा। यह कथन, ठीक है। कारण है, मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह की नीति पूर्ण मेल मिलाप की न होकर केवल ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। तो आप देखिए, अब बताइए ये सही है दोनों कथन, और कारण सही है कथन के लिए कि नहीं? तो इसका उत्तर होगा कि कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हुआ क्या कि बहादुर शाह जब औरंगज़ेब के बाद जो उत्तराधिकार के युद्ध में उसका 65 वर्षीय पुत्र जो बहादुर शाह विजयी रहा, उसने आने के बाद कोशिश की कि लोगों से जितना दमन और कठोरता की नीति जो उसके पिता ने अपनाई थी, धर्मांधता की नीति, तो उसको थोड़ा सा कम, उसको किनारे पर रख के और मेल मिलाप की, उस सहिष्णुता वाली समझौतावादी नीति को अपनाया जाए। हालांकि पूरी तरह से वो समझौतावादी नहीं रहा। जहाँ तक राजपूतों की बात है, शुरुआत में उसने मारवाड़ और जोधपुर की गद्दी पर नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयास किया, लेकिन राजपूतों की तरफ से प्रतिरोध हुआ, इसलिए उसने इस प्रयास को छोड़ दिया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक समझौतावादी रुख बाद में अपना लिया। उसी तरह से मराठा सरदारों के साथ हुआ। मराठा सरदारों के साथ तो उसने पूर्णतः मेल मिलाप की नीति अपनाई ही नहीं। उसने क्या किया कि शुरुआत में चौथ का अधिकार नहीं दिया, लेकिन सरदेशमुखी का दे दिया। तो मराठा अपने क्षेत्रों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे, अपने क्षेत्र के आसपास जो इलाके थे। तो उसने चौथ का अधिकार तो दे दिया, लेकिन सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार जो है
सॉरी, सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया मराठा सरदारों को। तो इस तरह से पूर्णतः मेल मिलाप की नीति नहीं अपनाई। इसके अलावा जो मराठा सरदारों के बीच आधिपत्य को लेके, जो मराठा जो क्षेत्र थे उस पर आधिपत्य को लेके उसने एक टसल वो बनी रहने दी, संघर्ष बने रहने दिया साहू जी और ताराबाई के बीच। तो इससे भी मराठा सरदार जो है वो असंतुष्ट रहे। तो कुल मिला के मराठा सरदारों के प्रति बहादुर शाह की जो नीति थी वो पूर्ण मेल मिलाप की न होकर केवल ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी। और यही वह कारण था कि बहादुर शाह के शासनकाल में साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन सामान्यतः अव्यवस्था का शिकार रहा। अब चलिए हम अगले कथन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन क्या है? बहादुर शाह के समय राजकीय वित्त की स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई और कारण जो लिखा है वो देखना है सही है कि नहीं है। कारण के रूप में दिया है कि बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें बांटी गईं तथा पदोन्नतियां की गईं। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब औरंगज़ेब के बाद बिखरते हुए साम्राज्य को संभालने के लिए इसने क्या किया? बहादुर शाह ने ज़्यादा से ज़्यादा जागीरें बांटी, लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए, और पदोन्नतियां की गईं। इससे क्या हुआ कि साम्राज्य की जो वित्तीय स्थिति थी, राजकोष एकदम खाली होने लगा, वित्तीय स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा चरमरा गई और इस तरह से साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होता चला गया आर्थिक रूप से। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण सत्य, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। और मोर और लेस यही पैटर्न जो है आगे के भी समय जब तक औरंगज़ेब के बाद मुग़ल साम्राज्य के पूर्णतः पतन होने की स्थिति तक यही कमोवेश पैटर्न जारी रहा कि वित्तीय स्थिति दिन पर दिन गिरती चली गई और राजकोष खाली होता चला गया और साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया। अभी आगे हम देखेंगे इसको। कथन अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह की मौत के बाद हुए गृह युद्ध में उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा। ये हमें पता है कि बहादुर शाह जब मरता है तो उसके बाद जो गृह युद्ध होता है उसमें उसका बेटा जहांदार शाह जीत जाता है। और वो क्यों जीतता है? उसे उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खान का समर्थन मिला था। बहादुर शाह की मौत के बाद मोस्टली सामंत जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। ये स्पष्ट सी बात है, कोई भी साम्राज्य जब कमज़ोर होता है तो डिसेंट्रलाइज्ड होना शुरू होती है पावर, यानी उसकी शक्ति का विकेंद्रीकरण होना शुरू होता है और सारी शक्तियाँ धीरे धीरे सामंतों के हाथों में आने लगी। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि सामंतों के हाथ में शक्तियाँ बहुत तेज़ी से आ रही हैं और आगे आने वाले समय में तो इतने ताकतवर हो रहे हैं कि ये किंग्स बना रहे हैं, अपने हिसाब से राजाओं को गद्दी पर बैठा रहे हैं और राजा उनके हाथ की मात्र कठपुतली रह जा रहा है। तो क्या हुआ? बहादुर शाह की मौत के बाद हुए गृह युद्ध में उसका कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी हुआ। क्यों विजयी हुआ? क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फ़िकार खान का उसको समर्थन मिला था। इसलिए कथन और कारण सत्य है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न क्या है? जुल्फ़िकार खान ने औरंगज़ेब की नीतियों को यथावत रखा तथा जजिया की दर बढ़ा दी। कारण, वजीर जुल्फ़िकार खान दरबार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए धर्मांध सामंतों का समर्थन चाहता था। तो ये कथन भी गलत है और उसके बाद कारण जो है ये भी गलत है। जुल्फ़िकार खान क्या था? उसने दरअसल सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। वो था तो एक सामंत, और जहाँ पर सामंत गद्दी पर नियंत्रण चाहता है, अपने मनपसंद किंग को बैठाना चाहता है, वहाँ पर लोगों से, बाकी सामंतों से वो जल्दी मेल मिलाप की ही नीति अपनाता है, बाकियों से शत्रुता नहीं मोल लेता। तो उसने हिंदू राजपूत सरदारों और मराठा सरदारों को खुश करने के लिए उसने औरंगज़ेब की नीतियों को बदल दिया और जजिया पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। और इसमें क्या लिखा है? उल्टा लिखा है, जुल्फ़िकार खान ने औरंगज़ेब की नीतियों को यथावत रखा तथा जजिया की कर बढ़ा। ये बिल्कुल नहीं। आप आने वाले जितने भी सामंत देखेंगे सब ने यही किया कि मोस्टली उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई ताकि उनका साम्राज्य, उनका नियंत्रण बना रहे। ठीक है, तो जुल्फ़िकार खान ने औरंगज़ेब की नीतियों को यथावत रखा, बिल्कुल नहीं रखा और उसको बदला। जजिया को उसने हटा दिया था इनफैक्ट जुल्फ़िकार खान ने। उसका कारण क्या था कि वो जुल्फ़िकार खान दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मैक्सिमम सामंतों, मराठा सरदारों, राजपूत सरदारों को अपने साथ लेना चाहता था। ये जो लिखा हुआ धर्मांध सामंतों का समर्थन, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए क्या हो गया? कथन और कारण दोनों गलत हैं। अब आते हैं अगले कथन पे। जहांदार शाह के समय किसानों का उत्पीड़न बढ़ा।
बिल्कुल सही बात है, बढ़ा। कारण क्या है? उसके वजीर तथा राज्य के वास्तविक शासक जुल्फ़िकार खान ने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। अब हमने क्या देखा कि बहादुर शाह के समय से ही राजकोष धीरे धीरे खाली हो रहा था। जब जुल्फ़िकार खां के हाथ में सत्ता आई, जुल्फ़िकार खां का जो पपेट या कठपुतली शासक था जहांदार शाह, उसके हाथ में सत्ता आई, तो अधिक से अधिक भू राजस्व एकत्रित करने के लिए इसने इजारा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। इजारा क्या होता था कि आप जो इजारेदार होते थे या ज़मींदार होते थे, उनके द्वारा वो भूमि का लगान वसूला जाता था और सरकारी कोष में जमा किया जाता था। उस राजस्व की दर निश्चित कर दी गई कि आप लोग इतना पैसा इकट्ठा करके सरकारी राजकोष में जमा करेंगे। उससे क्या हुआ कि उन्होंने किसानों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि एक निश्चित रकम जमा करनी थी, भले ही किसान की उपज खराब हुई हो या सूखा पड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उगाने के लिए, अधिक से अधिक पैसा उगाने के लिए उनका उत्पीड़न शुरू कर दिया। तो कथन क्या है? जहांदार शाह के समय किसानों का उत्पीड़न बढ़ा और कारण उसका क्या है? उसके वजीर तथा राज्य के वास्तविक शासक जुल्फ़िकार खान ने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। यानी कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। जहांदार शाह का यशहीन शासन उसके अपने भतीजे फ़र्रुखसियर के हाथों हारकर समाप्त हुआ। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? फ़र्रुखसियर को सैयद बंधुओं का सहयोग प्राप्त हुआ था। ये देखिए पैटर्न चला आ रहा है कि हर राजा अब किसी न किसी सामंत के बदौलत जीत रहा है। फ़र्रुखसियर को सैयद बंधुओं का प्राप्त हुआ था। इसके पहले जुल्फ़िकार खां था, उसका समर्थन प्राप्त हुआ था जहांदार शाह को। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। अगला कथन क्या है? फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के साथ पूर्ण सहयोग बरतते हुए बिना किसी अंतर्द्वंद के शासन किया। कारण, सैयद बंधुओं के कारण उसे जीत मिली थी। ये पूरी तरह से गलत कथन है। फ़र्रुखसियर ने सैयद बंधुओं के साथ कोई भी सहयोग नहीं बरता था। इनफैक्ट बिपिन चंद्रा के अनुसार फ़र्रुखसियर एक बड़ा ही अदूरदर्शी और बड़े कमज़ोर चरित्र का आदमी था। वो जिन सैयद बंधुओं के कारण उसको जीत मिली थी, उन्हीं के खिलाफ वो षड्यंत्र करने लगा और उसी में शामिल हो गया। तो इस तरह से लगातार उसका संघर्ष चलता रहा सैयद बंधुओं से और अंत में सैयद बंधुओं ने उसे ख़त्म कर दिया, उसे गद्दी से हटा के उसे मार डाला। तो ये क्या है? पहला कथन गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। सैयद बंधुओं के कारण ही उसे जीत मिली थी। तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन पहला कथन इसका गलत है। हम लोगों ने कोशिश की है कि मैक्सिमम हर पैराग्राफ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन हम आपको बना के दें, ताकि इसको करने के बाद आपको किसी भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कथन कारण के क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पर क्या है? कथन पहला गलत है। दोनों में पूरे टाइम संघर्ष चलता रहा, फ़र्रुखसियर और सैयद बंधुओं में। और लेकिन कारण जो है वो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वो कारण नहीं है उसका। जीत तो उनको सैयद बंधुओं के कारण ही मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है कि सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने दिया। कारण लिखा है राजकाज में अधिक हस्तक्षेप करके वह अन्य सामंतों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते थे। तो ये कथन भी पूरी तरह से गलत है और ये कारण भी पूरी तरह से गलत है। सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर को मारने के बाद 2 और मुग़ल शासकों को नियुक्त किया जो उत्तराधिकारी थे, और दोनों के दोनों जो है टीबी से मर गए थे। और पूरी तरह से सैयद बंधुओं ने अपना नियंत्रण मुग़ल साम्राज्य और शहज़ादों पर बनाए रखा। इवन उनको महल से बाहर आने जाने की भी आज्ञा नहीं थी। वो इतना कठोर नियंत्रण उनके ऊपर था उसका। तो पहला कथन तो पूरी तरह से गलत है कि सैयद बंधुओं ने फ़र्रुखसियर के उत्तराधिकारियों को स्वतंत्रतापूर्वक शासन करने दिया। वो नहीं करने दिया। इनफैक्ट फ़र्रुखसियर को तो हटाया गद्दी से, उसके बाद 2 शासक आए, उनको भी स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं करने दिया। उसके बाद मोहम्मद शाह को भी स्वतंत्रतापूर्वक शासन नहीं करने दिया था। ठीक है, वो तो मोहम्मद शाह ने षड्यंत्र करके उसको हटाया। कारण क्या दिया है? राजकाज में अधिक हस्तक्षेप करके वो अन्य सामंतों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये कारण नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण चाहते थे गद्दी पर, इसलिए वो उनको शहज़ादों को, मुग़ल शहज़ादों को वो नियंत्रित करते थे सैयद बंधु। आगे क्या है? हमारा कथन है सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। कारण क्या है? उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान सरदारों एवं सामंतों को मिलाकर ही देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो हमने एक प्रवृत्ति की आपसे बात की थी पहले कि बहादुर शाह के बाद जितने भी लोग आए, इनफैक्ट औरंगज़ेब के बाद भी, बहादुर शाह से लेकर आगे तक, वो सब धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। उनको सहिष्णु होना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन वो ख़त्म हो गया था।
शक्ति का केंद्रीकरण समाप्त हो चुका था और सामंतों पर शक्ति की निर्भरता बढ़ती जा रही थी मुगल साम्राज्य की। तो जितने भी आए सबने मोस्टली सामंतों ने अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, क्योंकि उनके राज साम्राज्य को सही मायनों में किस पर सबसे ज़्यादा वो निर्भर थे? मराठा सरदारों पर और राजपूतों पे। राजपूत सरदार उनके साम्राज्य को संभालने के लिए, उनके सैन्य अभियानों के लिए निर्भर थे राजपूतों पे, और मराठाओं से इसलिए मित्रता बनाए रखी क्योंकि मराठा बहुत तेज़ी से शक्तिशाली हो रहे थे। तो इस तरह से सैयद बंधुओं ने भी धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और उनका मानना यह था कि हिंदू और मुसलमान सरदारों और सामंतों को मिलाकर ही देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इसका भी होगा कथन कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, सैयद बंधु बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने में सफल रहे, कारण उन्हें निरंतर राजनीतिक प्रतिद्वंदता, झगड़ों और दरबारी षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। तो कथन बिल्कुल गलत है। जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आएंगी कि आप मोटा मोटा क्या देखेंगे कि मुग़ल साम्राज्य में औरंगज़ेब के पतन के बाद, औरंगज़ेब की समाप्ति के बाद ज़्यादातर मुग़ल साम्राज्य जो है ना विद्रोहों को दबा पाया ना बगावतों को दबा पाया, हर जगह वो मुँह की खाया है। तो सैयद बंधु कैसे सफल हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, सैयद बंधु बगावतों और दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने में पूरी तरह से विफल रहे। और ये विफलता क्यों हुई? क्योंकि अब वही है ना कि ढेर जोगी मट उजाड़। जब सारे सामंत अपने आप में इतने शक्तिशाली हो गए हैं, सब एक दूसरे को केकड़े की तरह खींच रहे हैं, तो वहाँ पर विद्रोह करने वाले भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और विद्रोह को दबाने वाले हर बार असफल ही होंगे। तो यही कारण था कि सैयद बंधु बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने में पूरी तरह से विफल रहे। कथन गलत है, कारण सही है ना? कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। अगला क्या है? कथन सैयद बंधुओं के समय राज्य की वित्तीय स्थिति तेजी से बेहतर हुई। हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया कि बहादुर शाह के समय से इनफैक्ट राज्य की वित्तीय स्थिति दिन पर दिन खराब ही होती गई। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि सैयद बंधुओं के समय राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी। वो भी खराबी होनी थी, खराबी हुई। कारण क्या था? ज़मींदारों और अफसरों ने, इसमें दिया है कारण कि ज़मींदारों अफसरों ने भू राजस्व की बेहतर उगाही की तथा इजारा व्यवस्था कारण केंद्रीय आय बढ़ गई। हुआ जबकि पूरी तरह से उल्टा। तो ये कथन भी गलत है और ये कारण भी गलत है। ज़मींदार और अफसर इनफैक्ट खुद रिश्वत लेने लगे। यहाँ तक कि सैयद बंधुओं के समय जो वो था, मतलब जहांदार शाह, वो खुद भी रिश्वत लेता था अफसरों से। उसका खुद का कमीशन तय था, जितना पैसा लोगे उसमें से उनका कमीशन उनको दिया जाता था। तो इस तरह से साम्राज्य की वित्तीय स्थिति कहाँ से बेहतर होगी? सब रिश्वत खा रहे हैं। ज़मींदारों की जो भू राजस्व की उगाही थी वो ख़त्म हो गई। इजारा व्यवस्था ने वैसे ही चौपट कर रखा था मामला। केंद्रीय आय एकदम ख़त्म हो गई थी। तो इस तरह से कथन जो है वो भी गलत है और कारण भी गलत है। कथन क्या है? सैयद बंधुओं के समय सैनिकों में अनुशासनहीनता और विद्रोह की भावना बढ़ गई। बिल्कुल सही है। इसका रीज़न क्या होगा? राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण अफसरों और सैनिकों को तनख्वाहें नियमित रूप से नहीं दी जा सकी। बिल्कुल सही है ये। वित्तीय स्थिति खराब होगी तो ऑब्वियसली सेना को तनख्वाहें मिलेंगी नहीं, अफसरों को तनख्वाहें मिलेंगी नहीं और उनमें विद्रोह की भावना जागेगी, अनुशासनहीनता की भावना जागेगी। तो ये भी कथन और कारण सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला है, सैयद बंधुओं के खिलाफ सामंतों का शक्तिशाली गुट षड्यंत्र करने लगा। कारण फर्रुखसियर के गद्दी से हटाकर मार दिया जाना तथा राजपूत और मराठाओं एवं सामान्य रूप से हिंदुओं के प्रति उनकी उदार नीति इसका कारण थी। अब सैयद बंधुओं के खिलाफ भी एक षड्यंत्र, भाई आप कर्मा जो है वो लौट के आता है ना, सारे षड्यंत्रों की नींव पे सारे साम्राज्य खड़े हो रहे हैं बहादुर शाह के जाने के बाद। तो सैयद बंधुओं ने भी षड्यंत्र किया था तो उनके खिलाफ भी षड्यंत्र होना था। सैयद बंधुओं के खिलाफ सामंतों का एक शक्तिशाली गुट षड्यंत्र करने लगा और इसका रीज़न क्या था? उस समय सामंतों के अंदर एक भावना घर कर गई थी कि जिसने अपने सम्राट को, फर्रुखसियर को गद्दी से उतार के मार दिया है ना, जिसने गद्दी से, तो ऐसे राज में उनकी जान कितनी सुरक्षित रहेगी। दूसरा, बहुत सारे जो ऐसे सामंत थे जो औरंगज़ेब के काल से चले आ रहे थे, पुराने सामंत, उनको सैयद बंधुओं की राजपूतों, मराठाओं और हिंदुओं के प्रति सामान्य रूप से जो उसकी सहिष्णु नीति थी वो भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इन दोनों कारकों ने मिलाकर एक तरह से उसके खिलाफ षड्यंत्र का वातावरण तैयार कर दिया। तो कथन क्या है? सैयद बंधुओं के खिलाफ सामंतों का एक शक्तिशाली गुट षड्यंत्र करने लगा और कारण भी सही है कि फर्रुखसियर से
को गद्दी से हटाकर मारा जाना और राजपूत मराठाओं का सामान्य रूप से हिंदुओं के प्रति उसकी उदार नीति जो थी वो भी इसका एक कारण थी। तो दोनों सत्य हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। 1724 में क्या होता है? निज़ामुल मुल्क ने वज़ीर का पद छोड़ दिया और दक्कन चला गया। 1724 में निज़ामुल मुल्क, जब सैयद बंधु हटाए गए तो निज़ामुल मुल्क उस समय 1724 में वज़ीर बनाया गया मोहम्मद शाह के समय में। लेकिन कुछ समय के बाद वो साम्राज्य की स्थिति देखकर वो चला गया कि स्थिति बहुत ख़राब है और साम्राज्य कभी भी बिखर सकता है, और इतनी गुटबाजी होने लगी दरबार में, इतने षड्यंत्र होने लगे कि उससे लगा कि अब यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। राजा ऐसा कि जो किसी की सुनता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि यहाँ से चले जाएं। और वो वहाँ से छोड़कर उसने दक्कन में अपना साम्राज्य स्थापित किया। कारण है जिसमें लिखा है कि मोहम्मद शाह एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता था। नहीं, मोहम्मद शाह को नाम ही उसका रंगीला है। सबसे अयोग्य शासकों को कहा जाता है पूरे मुग़ल डायनेस्टी में। तो वो कोई योग्य महत्वाकांक्षी शासक नहीं था। हाँ, वो शक्ति अपने हाथ में रखना चाहता था क्योंकि दूसरे मंत्री और दरबारी उसको भड़काते थे उसके अपने वज़ीर के खिलाफ, और अपने वज़ीर से ही वो लड़ाई करना चाहता था, अपने वज़ीर से ही उसकी सारी शक्ति छीनना चाहता था। तो ये सारे षड्यंत्र का माहौल देखते हुए खुद जो निज़ामुल मुल्क था उसने वज़ीर का पद छोड़ के वो दक्कन चला गया। और इसको बिपिन चंद्र ने लिखा है कि सद्गुण और निष्ठा का पलायन था एक तरह से साम्राज्य से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि निज़ामुल मुल्क ने वज़ीर का पद छोड़ा। किस लिए छोड़ा? क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ख़राब हो गया था। अब आते हैं नादिर शाह भारत के अपार धन से आकर्षित होकर, कथन दिया है नादिर शाह भारत के अपार धन से आकर्षित होकर 1738-39 में उत्तरी भारत के मैदानों में आ धमका। बिल्कुल सही है। कारण उसका क्या था? क्योंकि निरंतर सैन्य अभियानों से दिवालिया हो चुके फारस में अपनी भाड़े की फ़ौज को बनाए रखने के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। तो एक कथन कारण का क्वेश्चन ये भी आ सकता है। कथन भी सही हो, कारण भी बिल्कुल सही है। यहाँ से नादिर शाह लूट के 70 करोड़ रुपए ले गया। कहा जाता है कि उसने 3 साल तक अपनी प्रजा से कोई कर भी नहीं लिया था। तो ये हालत थी, इतना वैभव, अपार वैभव था भारत का कि उससे आकर्षित होकर वो आया था। और उसको पता था कि मुग़ल साम्राज्य में उसके आक्रमण को रोक पाने की इस समय न हिम्मत है न ताकत है। अगला कथन है कि नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों के भयंकर कत्लेआम का हुक्म दिया। कारण इसका क्या था? उसको अपने ही कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेना था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में किए कत्लेआम का सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली में उसके कुछ सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। उसने लूटपाट तो भयंकर की थी, लेकिन उसके बाद उसने कत्लेआम किया क्योंकि उसके सैनिकों की हत्या का उसको बदला लेना था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है और सही व्याख्या है। 1761 तक आते आते, अगला कथन है 1761 तक आते आते मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त होकर केवल दिल्ली का राज्य रह गया था। तो ये बिल्कुल सही है। 1761 तक आते आते 1761 में क्या हुआ था? पानीपत की लड़ाई हुई थी। उसके बाद मुगल साम्राज्य का नाम जो भी अस्तित्व था वो सारा कुछ खत्म होकर केवल दिल्ली की सीमा के आसपास वो एक राज्य बन के रह गया था। और इसका कारण क्या है? इसका कारण जो बिपिन चंद्रा देते हैं वो है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, इसके अलावा मुग़ल सामंतशाही के आपसी घातक झगड़े। इन तीनों फैक्टर्स ने मिलकर मुग़ल साम्राज्य को पतन के एकदम अंतिम बिंदु तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन क्या है? अगला प्रश्न है 1759 के बाद एक फौजी ताकत के रूप में न रहने के बावजूद मुग़ल राजतंत्र बना रहा। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। ये बिपिन चंद्रा का स्टेटमेंट एज इट इज़ है और ऐसे एग्जाम में आ सकता है। इसका कारण क्या है? कि भारत की जनता के दिमाग पर देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में उसका बड़ा प्रभाव था। इस चीज़ को हमको याद रखना है कि भले ही फौजी ताकत नहीं रही मुग़ल सम्राट, लेकिन 1759 में उनके समाप्त होने के, एक मिलिट्री पावर के रूप में भी ख़त्म होने के बाद भी वो लोगों के जहन में बने रहे क्योंकि वो देश की राजनीतिक एकता के प्रतीक के रूप में माने जाते थे। तो कथन और कारण दोनों सत्य है। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला है भारतीय शक्तियों में से कोई भी शक्ति मुगलों की राजनीतिक विरासत का दावा करने के लिए सामने नहीं आई। सही बात है, बिल्कुल नहीं। मराठा भी नहीं कर पाए, 1761 में पूरी तरह से हार गए। कारण क्या था? वे सब उन्हीं कमज़ोरियों का शिकार थी जिन्होंने शक्तिशाली मुग़ल साम्राज्य को नष्ट कर दिया था, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर देख लिया, चैप्टर का आधा पार्ट देख लिया। नेक्स्ट आधा पार्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे।
तो ज़रूर डेली आप हमारे इस कथन कारण के सीरीज़ को ज़रूर देखें, तभी कथन कारण के सारे क्वेश्चंस आप टैकल करने की स्थिति में रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।